हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, या जिसे इंग्लिश में कहेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट रहेगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार की वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एलिमेंट्स हैं उनके क्लासिफिकेशन कैसे किया गया और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम प्रमुख जो टॉपिक्स है उनमें डोबेनियर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इसे हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट सेकंड, उसमें हम आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसका अध्ययन करेंगे। तो इसी प्रकार आप बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। और सबसे पहले हम बात करते हैं डोबेनियर का त्रिक सिद्धांत। तो डोबेनियर का त्रिक सिद्धांत के अंतर्गत सन 1817 में एक जर्मनी के रसायन वैज्ञानिक थे डोबेरेनियर। ओके, उन्होंने तत्वों का उन्होंने अध्ययन किया, एलिमेंट्स का अध्ययन किया, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व हैं उनका अध्ययन किया और उन्होंने जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो उनके रासायनिक गुण होते हैं तत्वों के, उसके आधार पर उन्होंने उसे समान प्रकार के रासायनिक गुण वाले तत्वों को एक ग्रुप में वर्गीकृत किया और उन्होंने तत्वों को 3-3 के समूह में रखा। और इस प्रकार से 3-3 के समूह में रखने के कारण इसे त्रिक कहा गया। त्रिक, ओके, जिसे ट्राइड कहा जाता है। तो इसमें 3 तत्वों को उन्होंने एक ग्रुप में रखा जिसे हम त्रिक कहते हैं। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास के क्रम में व्यवस्थित किया। इस प्रकार प्रथम और अंतिम तत्व का जो औसत होगा वह बीच के तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। प्रथम और अंतिम तत्व का जो औसत होगा, जो वो औसत जो निकल कर आएगा वह बीच का जो तत्व रहेगा, दोनों एलिमेंट्स के बीच का तत्व उसके परमाणु भार के बराबर होगा। तो इस प्रकार इनका एक सिद्धांत रहा त्रिक सिद्धांत, डोबेरेनियर का त्रिक सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो जिसमें लिथियम का जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास होता है 6.9, सोडियम का 23.0 और पोटेशियम का 39.0। अब यदि हम लिथियम और पोटेशियम इनका एवरेज निकालें तो 39 + 6.9 हो जाएगा 45.9 हो जाएगा। तो हमने लिथियम और पोटेशियम के जो एटॉमिक मास थे उनको हमने प्लस कर दिया। ओके, तो 39 में हमने 6.9 को ऐड किया, 45.9 आया। उसमें यदि हम 2 का डिवाइड कर दें, 45.9 में, तो ये 45.9 को हम 46 मान सकते हैं। 46 का हम हाफ करेंगे तो 23 आएगा, जो कि क्या है, सोडियम का एटॉमिक मास है। तो इस प्रकार हमने इन्होंने डोबेनियर ने जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का जो एवरेज निकाला, वह जो एवरेज निकल कर आया वह मध्य का जो एलिमेंट था, बीच का जो एलिमेंट था, उसके एटॉमिक मास के बराबर हुआ। एक नज़र जो इनके त्रिक सिद्धांत जो है, इन्होंने 3 प्रकार के त्रिक ही अपने सारणी में रखे, जो कि इस प्रकार है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये एक ग्रुप में इन्होंने रखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को। ओके, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की रासायनिक समानता के आधार पर इन्होंने इसे एक ग्रुप में रखा। वहीं कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम इसे दूसरे ग्रुप में रखा, दूसरे समूह में रखा। और तीसरे समूह में इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा। ओके, तो इस प्रकार इन्होंने अपने जो उस समय के जो इनकी खोज थी उसमें इन्होंने 3 प्रकार के त्रिक को ही शामिल किया, जो कि इनके जो लिमिटेशन भी कहलाती है, डोबेनियर के सिद्धांत की, त्रिक सिद्धांत की सीमाएं या लिमिटेशन भी कहलाती है। ओके, तो इनका जो आधार था, जो एलिमेंट्स को अरेंज करने का इनका जो आधार था वह क्या था, एटॉमिक मास के आधार पर। ओके,
ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, और उसके बढ़ते क्रम के आधार पर इन्होंने इसे अरेंज किया। सबसे ऊपर में सबसे कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट, उसके बाद उससे ज़्यादा, और फिर उससे ज़्यादा सबसे नीचे जो तीसरा एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लिथियम का 6.9 है, पोटेशियम का 39.0 है। ओके, तो इस प्रकार ये जो डोबेनियर का त्रिक सिद्धांत कहलाता है। और इस सिद्धांत की जो लिमिटेशन, जैसे कि मैंने बताया, इसमें 3 प्रकार के ही त्रिक को शामिल किया, अर्थात इसमें 9 एलिमेंट्स को शामिल किया गया। ओके, तो इसका ही डिस्क्रिप्शन है। इन्होंने उस समय तक के ज्ञात तत्वों में केवल 3 प्रकार के त्रिक को ही परिभाषित किया था। ओके, ये आप देख सकते हैं टेबल में। ग्रुप ए में एलिमेंट को रखा गया है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। ग्रुप बी में कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, और ग्रुप सी में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। ओके, और ये ऊपर से नीचे आने पर इनकी जो है एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक मास इनका बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार ये डोबेनियर का त्रिक सिद्धांत कहलाता है, और इसकी यही लिमिटेशन थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो डोबेनियर के जो त्रिक सिद्धांत की खास बात ये रही कि उस समय इन्होंने एक बेस तैयार किया, आवर्तों को कैसे हम वर्गीकृत किया जाए, उनके रासायनिक गुणों के आधार पर कैसे इसे क्लासीफाई किया जाए, और जो है अन्य जो तत्व जैसे उसके बाद खोज हुए उन्हें किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उनको एक प्रेरणा मिली, और उन्होंने आगे चलकर इस कार्य को अंजाम दिया। उन्हीं में से एक है न्यूलैंड। और न्यूलैंड जो है, इन्होंने 1866 में, इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं जॉन न्यूलैंड, इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। इन्होंने भी अपना जो आधार माना वो परमाणु भार को ही अपना आधार माना है। और इन्होंने 1866 में जो है, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने सबसे पहले कम परमाणु भार वाले तत्वों को, हाइड्रोजन को कंसीडर किया सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व में, और लास्ट में कंसीडर किया है थोरियम को 56वें नंबर पे। ओके, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को कंसीडर किया और सबसे बाद में थोरियम को। इस प्रकार उन्होंने पाया कि प्रत्येक तत्व जो होता है अपने 8वें तत्व के गुणों से मेल खाता है। यदि हम जो पहला तत्व हाइड्रोजन है उसके जो 7 एलिमेंट्स के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसके जो रासायनिक गुण है वह हाइड्रोजन के रासायनिक गुणों से मेल खाएंगे। तो इस प्रकार इन न्यूलैंड का ये अष्टक नियम कहलाता है। और चूँकि उन्होंने जो ये अष्टक नियम है वह जो अष्टक क्यों कहलाता है, क्योंकि उन्होंने संगीत के 7 जो सुर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ओके, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ये 7 सुर है। उसके बाद ये फिर से नेक्स्ट जो है सा पर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट है वह उसी को रासायनिक गुण को प्रदर्शित करेगा जो कि पहला जो एलिमेंट ने रासायनिक गुण प्रदर्शित किया था। इस प्रकार उन्होंने कंपेयर किया जो संगीत के 7 सुर हैं, उनके आधार पर इन्होंने अपने नियम को अष्टक नियम का नाम दिया। और इस प्रकार उन्होंने हाइड्रोजन से लेकर जो 56वां एलिमेंट था थोरियम, वहाँ तक के एलिमेंट को शामिल किया। ओके, तो इस प्रकार ये न्यूलैंड की ऑक्टेव टेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन और लिथियम, गैलियम इत्यादि। ओके, तो इन्होंने इनके नियम को अष्टक नियम कहा जाता है। और इनके जब न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसकी कुछ कमियां भी देखी गई। ओके, किस प्रकार की कमियां हो इसमें देखी गई, इसको डिस्कस करते हैं। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वह कैल्शियम तक के तत्वों के लिए तो सही था, किंतु उसके बाद के तत्वों के लिए लागू नहीं होता। ओके, क्योंकि ये जो रिपीट हो रहे थे, जो रासायनिक गुण रिपीट हो रहे थे 7 एलिमेंट के बाद, वो कैल्शियम तक तो ठीक थे, लेकिन उसके बाद के एलिमेंट्स के लिए ये उस नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये कमी, इसकी लिमिटेशन ये हो जाती है। और दूसरा, न्यूलैंड ने अपनी सारणी में 56 तत्वों को ही शामिल किया, कुल 56 तत्वों को ही शामिल किया। ओके, उन्हें ऐसा लगा कि इसके बाद जो है नए एलिमेंट की कभी खोज नहीं हो पाएगी, ऐसा उन्हें लगा। इसलिए उन्होंने 56 एलिमेंट्स को ही शामिल किया। और ऐसा उन्होंने अनुमान नहीं लगाया कि फ्यूचर में कभी
अन्य एलिमेंट्स की खोज की जा सकती है, और इसलिए उन्होंने अपनी सारणी में अन्य जो एलिमेंट्स के लिए कोई स्थान नहीं रखा। ओके। और तीसरी कमी इसकी बात की जाए तो न्यूलैंड ने अपनी सारणी में दो तत्वों को एक ही स्थान पर रखा है, परंतु अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों को ही एक स्थान पर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल में, यहाँ पर कोबाल्ट और निकिल जिनमें किसी एक को शामिल होना था, किंतु यहाँ पर दो एलिमेंट्स को इन्होंने एक ही स्थान पर रखा है, अर्थात एक एलिमेंट का स्थान पर दो एलिमेंट को इन्होंने रखा है। ये इस न्यूलैंड कैस्टक नियम की एक कमियां है। और कुछ जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके गुणधर्म मेल नहीं खाते, उन्हें भी इन्होंने एक ही वर्ग में रखा है। ओके, तो ये न्यूलैंड के नियम की कुछ कमियां थी। ओके, अब हम बात करेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में। ओके, तो तत्वों के रासायनिक गुणों के आधार पर जो सबसे सफल जो प्रयोग कहना चाहिए वो हो जाता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का। इन्हें यह श्रेय प्राप्त है कि इन्होंने अपने जो एलिमेंट्स हैं उनके रासायनिक गुणों के आधार पर इसे सही ढंग से जो व्यवस्थित इन्होंने ही किया था। ओके, और ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, दमित्री मेंडलीफ। ओके, रशियन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने जो है जब अपनी जो खोज की उस समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। 63 तत्वों को जानकारी थी इनके समय में, और इन्होंने भी अपने सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। अभी तक हमने जितने भी देखे साइंटिस्ट के नाम, न्यूलैंड, चाहे न्यूलैंड हो या डोबेनियर हो, सभी ने अपना जो आधार किसे रखा है, परमाणु भार। ओके, एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है उसे अपना आधार मानकर सारणी बनाई और उन्हें व्यवस्थित करने का प्रयास किया, और जिसमें से सफल प्रयास किसने किया, मेंडलीफ ने किया। और इनके समय में ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो आप याद रखेंगे 63। और परमाणु भार जो है मेंडलीफ, अभी तक के सभी जो वैज्ञानिक थे इन्होंने परमाणु भार को अपना, एटॉमिक मास को अपना आधार माना है क्लासिफिकेशन करने के लिए एलिमेंट्स का। अब जो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उस समय, मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1872 में इसका पब्लिशन हुआ। एक जर्मन अखबार में इसका प्रकाशन हुआ 1872 में। और मेंडलीफ का जो आवर्ती नियम जो इन्होंने दिया वह इस प्रकार है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ओके, अर्थात जो एलिमेंट्स के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, जो उनके जो एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होंगे। आवर्ती फलन से आशा है कि यदि दो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास अलग अलग होगा तो उनके जो रासायनिक गुण है, केमिकल गुण भी अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने परिभाषित किया मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम के अनुसार। मेंडलीफ की आवर्त सारणी हालांकि काफ़ी कुछ कमियां भी थी इसमें, लेकिन काफ़ी कुछ इनकी उपलब्धियां भी इसमें रही है। जैसे कि मेंडलीफ ने कुछ उपलब्धियों की बात की जाए तो मेंडलीफ ने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान रखे, जो कि क्या न्यूलैंड ने नहीं रख पाए थे। उन्होंने अपना प्रेडिक्शन दिया कि भविष्य में कुछ तत्वों की खोज की जा सकती है। इस प्रकार उन्होंने कुछ रिक्त स्थान रखे, और उन्हें उन रिक्त स्थानों को उन्होंने, जैसे किसी ग्रुप में उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा जो रखे उन्होंने, जैसे कि हम आगे की टेबल में देखेंगे, तो रिक्त स्थान को उन्होंने कुछ नाम भी दिया है, और इन रिक्त स्थानों को उन्होंने संस्कृत के अंक एका नाम से, एका को उस वर्ग के तत्वों के पहले लगाया है। उस ग्रुप में जो अन्य एलिमेंट्स हैं उसके नाम के पहले एका लगाकर उन्हें जो रिक्त स्थान है उन्हें परिभाषित किया है। उदाहरण देखा जाए तो उन्होंने एका एल्यूमिनियम, एका बोरान, एका सिलिकॉन इत्यादि नाम दिया है, रिक्त जो है स्थानों को इस प्रकार का नाम दिया है उन्होंने। ओके, बाद में क्या होता है, जो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम की खोज होती है, तो उन्होंने जो ये रिक्त स्थान थे वहाँ पर इन्हें रिप्लेस किया गया, इनके नाम को रिप्लेस किया गया।
जैसे एका एल्यूमिनियम की जगह स्कैंडियम रखा गया, एका बोरान की जगह गैलियम रखा गया और एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम रखा गया। तो इस प्रकार पाया गया कि उन्होंने जो जो प्रेडिक्शन किए थे, जो जो अनुमान लगाया था कि जो भविष्य में जो तत्व खोजे जाएंगे उनके रासायनिक गुण कुछ इसी प्रकार से होंगे, तो वो बाद में सत्य भी पाए गए। जब इनकी खोज हुई स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम की, तो उनका अनुमान काफ़ी सत्य पाया गया बाद में जब इनकी खोज हुई। तो इस प्रकार ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की प्रमुख उपलब्धियां होती है। और एक इस प्रकार भविष्य के तत्वों के लिए रखे गए रिक्त स्थानों और उनके गुणधर्मों के पूर्वानुमान में मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता और सार्थकता सिद्ध होती है। उनका जो प्रेडिक्शन है वो काफ़ी उपयोगी साबित हुआ और इसीलिए उनकी जो आवर्त सारणी है वो काफ़ी मान्य की गई। और अन्य पॉइंट की बात की जाए तो नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियान और आर्गन की खोज बाद में की गई। क्यों बाद में की गई? क्योंकि वैसे तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वायुमंडल में सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है, तो इनकी जो खोज होने में समय लगा। और किंतु जब इनकी खोज हो गई उस समय जो जैसे इनको आवर्त सारणी में शामिल करना होता है, तो उस समय जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसे जो पहले से अरेंज थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जो अक्रिय गैसें हैं जिनमें हीलियम, नियान, आर्गन शामिल है, इन्हें एक अलग ही ग्रुप में रखा गया। अलग ही ग्रुप में रखने से क्या हुआ कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वह डिस्टर्ब नहीं हुई, जो सीक्वेंस उन्होंने रखा था उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से जो ये जो सभी प्रमुख उपलब्धियाँ थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है जिसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ कमियां भी थी, जिनमें से उन्होंने अपनी सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया। हाइड्रोजन की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से, डाई मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी होने की वजह से इन्होंने उन्हें हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने तत्वों के जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक के लिए भी मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिक तत्वों के वे समस्थानिक उन्हें उन तत्वों कहते हैं जो किसी तत्व के परमाणु भार जिनका समान होता है किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार के तत्वों को हम कहते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक का स्थान इस आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं दिया गया और हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया गया। तो ये इनकी आवर्त सारणी की कुछ प्रमुख कमियां थी। आगे चलकर जो आधुनिक आवर्त सारणी होगी उसमें इन कमियों को दूर किया जाएगा, जो कि मोसले के द्वारा दी गई थी आधुनिक आवर्त सारणी और जो कि सर्वमान्य है, जिसे वर्तमान में यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार वर्तमान में जो कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की। तो ये जो वीडियोस था ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसके अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि रेलवे, एसएससी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है उसमें भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।